मज़हर अब्बास साहब स्टेज पे बैठे हुए मुकर्रीन हज़रात, ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो मैं मज़हर का निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज की उनकी इस तकरीब में मैं उनके साथ शिरकत करूं। इससे पहले कि मैं मुख्तसर तौर पे अपने ख़यालात का इज़हार करूं, क्योंकि मुझसे पहले निहायत ही डिटेल के अंदर बहुत अच्छी तकारीर हुई और मैं नहीं समझता कि कुछ ज़्यादा गुंजाइश इस बात की है कि उनको मज़ीद वुसअत दी जाए। लेकिन सबसे पहले मैं मज़हर को, जिनके साथ मेरा एक बड़ा पुराना और गहरा ताल्लुक़ है, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो आज किताब की उनकी रूनुमाही हो रही है। मैं ये भी समझता हूँ कि गो के मज़हर की जो किताब है वो उनके मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स जो छप चुके हैं और एक जो नहीं छपा उसका मजमुआ है, लेकिन इस मजमुए को मैं एक नौजवान नस्ल के लिए एक हिस्ट्री बुक भी समझता हूँ, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान की रियासत ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को और पाकिस्तान की अमूमी तारीख़ को मस्क किया है। और आज जो निसाब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है उसमें तारीख़ यकीनी तौर पे वो नहीं जो हकीकत में है। नौजवान नस्ल अगर सियासी तारीख़ का जायज़ा लेना चाहती है तो यकीनी तौर पे मज़हर की ये किताब एक संग मील की हैसियत रखती है। गुफ्तगू बहुत हुई और बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू हुई, लेकिन मैं इस बात का एहसास है मुझे कि आप बड़ी देर से यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, लिहाजा मेरी कोशिश ये है कि चंद अशारों में अगर मैं बात कर सकूं मुख्तसर तौर पे तो वो आपके सामने पेश करूं। मेरे हिसाब से हम बहुत अरसे से एक दूसरे पे इल्ज़ाम रखते चले आए हैं और आइंदा भी ये रविश जारी रहेगी। लेकिन आज पाकिस्तान एक ऐसे प्रेसिपिस पे आके खड़ा हुआ है जहां पे आप जैसे लोग जो क्रीम दी क्रीम है
जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सोच रखते हैं, जो फहम रखते हैं, उनको ये बात लाजिम है कि अगर इस भंवर से इस मुल्क ने निकलना है और यकीनी निकलना है तो एक नेशनल डिबेट का आगाज जो है वो होना लाजिम है। और नेशनल डिबेट जो है वो आइसोलेशन में नहीं हो सकती। हम अगर कहें कि जी ये एक लाइट स्विच है, ऑफ करेंगे, तो कल आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की सियासत में ख़त्म हो जाएगी, ये मुमकिन नहीं है। अगर आप सियासी तज्जिया इसका मुख्तसर तौर पे मैं करना चाहूँगा, और वो ये है कि अगर आप इस खित्ते की तारीख को उठा के देख लें तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके आज दिन तक सिलेक्टेड और सिलेक्टर की सियासत एक या दूसरी शक्ल के अंदर चलती आई है। पहले ब्रिटिश राज था, they were the selectors and they used to select Pakistan's landed aristocracy to be able to govern. फिर बरतानवी राज खत्म हुआ, बरतानवी साम्राज्य यहां से गया, तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर साम्राज्य तो चला गया, लेकिन कॉलोनियल माइंडसेट और कॉलोनियलाइजेशन जो वो करके गया वो आज दिन तक मौजूद है। आज भी पाकिस्तान की नौकरशाही, चाहे वो सिविल या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, उसका वही बरतानवी साम्राज्य का कॉलोनियल माइंडसेट है। लिहाजा वही बात आज भी चल रही है। 47 में भी आपने देखा कि जब पाकिस्तान का जो मकसद था, जिसको कायदे आजम ने बनाया और कहा कि ये एक वेलफेयर स्टेट होगी, लेकिन उनके जाने के बाद पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान का मकसद तब्दील कर दिया और पाकिस्तान को एक गैरिजन स्टेट के अंदर बना दिया। लिहाजा जब आप गैरिजन स्टेट बन जाते हैं, जब आप एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन जाते हैं, तो आपके तकाजे मुख्तलिफ हो जाते हैं। 47 में और उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने सिविल ब्यूरोक्रेसी को साथ मिलाते हुए मुख्तलिफ पार्टनर्स की तलाश शुरू की। उसमें सियासी जमातें शामिल थीं, उसमें रिलीजियस राइट शामिल था, उसमें पाकिस्तान की अदलिया शामिल थी और उसमें पाकिस्तान की माजरत के साथ मीडिया के कुछ अशखास भी शामिल थे, जिसकी जब जरूरत पड़ती थी they would become the favorites and the military would continue to make their hold stronger by forging alliances with these people. अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो सिस्टम है सियासी, वो मेरे हिसाब से एक कास्ट सिस्टम है और इस कास्ट सिस्टम के अंदर ब्रूट फोर्स और रॉ पावर जो है वो गवर्न करती है। लिहाजा जिसके पास ब्रूट फोर्स और रॉ पावर है वो इस कास्ट का ब्राह्मण है।
और जिसके पास नहीं है, he is relegated to the lowest rung of the triangle. हमने ये देखा कि मुख्तलिफ औकात के अंदर, और इसमें मैं कोई आरा नहीं समझता, क्योंकि अगर हमने आगे बढ़ना है और हमें इस विशिष्ट सर्कल को तोड़ना है, तो फिर क्रिटिसिज्म और सेल्फ क्रिटिसिज्म जो माओ ज़ेडुंग का था वो लाजिम है। इसमें अनफॉर्चुनेटली सियासी जमातों का भी एक रोल रहा है। उन्होंने अपने मफादात की खातिर सिविल मिलिट्री या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का मुख्तलिफ औकात में साथ दिया। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ब्रीफ इंट्रोड्यूस तारीख के अंदर जरूर आए जब सियासी जमातों ने या सियासी लीडरशिप ने रेजिस्टेंस शो करने की कोशिश की, लेकिन they were wiped away to be only remembered by history. लेकिन ये सिलसिला जारी और सारी रहा। कभी सियासी जमातें बनी हिस्सा, कभी पाकिस्तान का रिलीजियस राइट बना हिस्सा, और कभी पाकिस्तान की जुडिशरी बनी इसका हिस्सा। बहुत सी ऐसी जजमेंट्स आई जिन्होंने मार्शल लॉ को वैलिडेट किया। यहां तक गई जजमेंट्स कि मिलिट्री डिक्टेटर्स को आइन को अमेंड करने की भी पावर दे दी गई। फिर हमने देखा कि जब 58(2)B को पार्लियामान ने खत्म किया तो हमने सोचा कि हमने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, और गालिबन इसके जरिए से अब एक नई तारीख अवाम की हुक्मरानी की, पार्लियामान की स्टेबिलिटी की सामने आएगी। लेकिन हमने देखा कि 58(2)B को पाकिस्तान की जुडिशरी ने रिप्लेस कर दिया, और जिस तरह 58(2)B इस्तेमाल हुआ करता था इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को हटाने के लिए, उस तरह जुडिशरी इस्तेमाल होने लगी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को हटाने के लिए। मैंने आपसे इब्तिदा में ये कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर रखूं। इस बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूं कि जहां पे इन तमाम चीज़ों को हल करने का रास्ता एक नेशनल डायलॉग है, और ये बहुत कहा जाता है कि जी नेशनल डायलॉग अगर होगा तो उसको इनिशिएट कौन करेगा। नेशनल डायलॉग को इनिशिएट करने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामान और बिलखुसूस पाकिस्तान की सेनेट मौजूद है। सेनेट जो है वो हाउस ऑफ द फेडरेशन है, चारों सूबों की उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, और सेनेट के अंदर एक नई जो दूसरी सेनेट्स या दूसरी पार्लियामान के अंदर चीज़ मौजूद है वो कमेटी ऑफ द होल है। जब पूरा हाउस अपने आप को एक कमेटी की सूरत के अंदर तब्दील कर लेता है, और फिर किसी को भी उस कमेटी में मद्दू किया जा सकता है।
तमाम स्टेक होल्डर्स को मैं समझता हूं कि इस कमेटी ऑफ द होल में बुला के और डायलॉग का आगाज होना चाहिए। और ये मैं बात हवा में नहीं कर रहा। 2017 में जब मैं चेयरमैन सेनेट था तो हमने कमेटी ऑफ द होल की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI उस कमेटी ऑफ द होल के सामने पेश हुए। इसी तरह हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त जमाली साहब थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो भी तशरीफ लाए इन अ सेपरेट मीटिंग। वो भी आए और उन्होंने भी गुफ्तगू की। सो आई एम नॉट टॉकिंग इन द एयर or off the cuff. This is something which has been experimented with and it has taken place. लेकिन सिर्फ डायलॉग इसका रास्ता नहीं है। डायलॉग के अलावा माइंडसेट, सबसे बड़ी चीज जो है वो माइंडसेट की तब्दीली है। जब तक माइंडसेट की तब्दीली तमाम स्टेक होल्डर्स के अंदर नहीं आएगी, उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है। और माइंडसेट की तब्दीली कौन लाएगा? माइंडसेट की तब्दीली आप लाएंगे। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी लेके आएगी, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स लेके आएंगे, वो प्रेशर बिल्ड करेंगे कि माजी में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हक के हुक्मरानी पाकिस्तान के अवाम का है। शुक्रिया।